हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे साउंड वेव के स्पीड पर। गैसेस में हम लोग साउंड का स्पीड का फॉर्मूला डिराइव किए थे, √γ/RT/m। अब बात करते हैं साउंड वेव के एनर्जी पर। तो एनर्जी में हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले पर। हेडिंग डाल लेते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितना एनर्जी पार कर रहा है, दैट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला साउंड वेव में जब हम लोग लिखते हैं तो प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में PM²/2ρV, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है जो स्ट्रिंग वेव में हम लोग पढ़े थे, 2π²f²a²ρ×v। ये वाला फॉर्मूला इसी से आया है। इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं अभी। f को हम लोग लिख लेंगे ω/2π, फ्रीक्वेंसी को ये लिख सकते हैं। अच्छा, pm जो है उसका वैल्यू BA के, pm प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया, A डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो A के जगह पर हम लोग PM/B के रख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी की जगह पर ω/2π। तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इंटेंसिटी हो जाएगा 2π², f² की जगह ω²/4π², A² हो जाएगा PM²/B²K² इंटू ρ×V। ये कैंसिल हो गया तो अपने पास बचा इंटेंसिटी इक्वल्स टू PM² ω²ρ×V/2B²K²। इसके बाद K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है ω/V। तो ω/K का वैल्यू V के बराबर दिख रहा है, ω/K V हो गया। तो यहां पर ये ω²/K², तो इसको हम लोग V² से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इंटेंसिटी इज PM², V² रख देंगे तो ऊपर V³ हो जाएगा, ρV³/2B²। ये आया एक स्टेप और फिर ये जो गिवन फॉर्मेट था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो B आ रहा है इसको हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? तो साउंड का स्पीड को हम लोग B/ρ लिखते हैं, √B/ρ। तो B की जगह हम लिख सकते हैं ρ×V²। ये वाला पुट कर देते हैं यहां पर। तो इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल्स टू, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा PM² ρV³/2, B² रखेंगे तो ये हो जाएगा ρ² V⁴। सो इंटेंसिटी इज PM²/2ρV। ये आ गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो साउंड वेव में जनरली प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में इंटेंसिटी को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। दूसरा बात, स्ट्रिंग वेव किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, इधर इधर किसी भी एक डायरेक्शन में, तो वो फैल नहीं रहा है चारों तरफ। जैसे कि साउंड वेव, अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तो मेरा जो साउंड है वो खाली एक सीधे लाइन में इधर ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो चारों तरफ फैल रहा है, ऊपर नीचे हर तरफ जा रहा है ऐसे। तो साउंड वेव चारों तरफ फैल रहा है।
स्ट्रिंग वेव में क्या था, जो भी एनर्जी है यहाँ से जो प्रोपोगेट कर रहा है वो हर समय सेम क्रॉस सेक्शन एरिया में एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। साउंड वेव चारों तरफ फैल रहा है, तो जितना एनर्जी किसी सोर्स से निकला वो बड़े एरिया में स्प्रेड करते जा रहा है। जब एनर्जी तो सेम निकल रहा है, पावर किसी सोर्स का एक पावर होता है, पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना, कितना पावर वो जनरेट कर रहा है। तो एक सेकंड में कुछ एनर्जी निकाला, अब वो एनर्जी क्या है, फैलता जा रहा है। जैसे हम यहाँ बोले साउंड यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, आगे पहुँचा, तो वो बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड होते जा रहा है। जब बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड होते जा रहा है तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करते जाएगा। समझो, इंटेंसिटी क्या है, पावर अपॉन एरिया। स्ट्रिंग वेव एक सीधे लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है वो मेंटेन्ड है। तो पावर पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया है ये एरिया हर समय सेम है, उतने ही एरिया में बार बार वो एनर्जी पास हो रहा है। यहां पर जितना है यहां पर भी उतना ही, यहां पर भी उतना ही। लेकिन साउंड वेव या इनफैक्ट लाइट वेव के साथ में ऐसा नहीं है, लाइट का भी हम लोग बात नहीं करते हैं। तो साउंड जो है ना वो चारों तरफ ऐसे फैल रहा है, तो जो एनर्जी निकला वो हर बार बहुत एरिया जो है, जितने एरिया में वो स्प्रेड हो रहा है वो एरिया बढ़ते जा रहा है। तो जब ये वाला एरिया बढ़ते जा रहा है ना, तो इंटेंसिटी कम होते जाएगा। और इसका बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है कि कोई सोर्स है, कोई स्पीकर बज रहा है, तुम उसके पास में खड़े होकर सुनो तो तुमको साउंड बहुत तेज सुनाई देगा। जैसे जैसे दूर जाओगे तुमको साउंड का इंटेंसिटी या साउंड का जो लाउडनेस है वो डिक्रीज होता हुआ लगेगा। बहुत दूर खड़े होंगे तो लगभग नेग्लिजिबल, थोड़ी देर बाद हो सकता है सुनाई देना बंद हो जाए। तो क्या रहा है, इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, उतना ही एनर्जी ज्यादा एरिया में स्प्रेड करते जा रहा है, तो उसका इंटेंसिटी डाइल्यूट होते जा रहा है। तो इस बात को अगर हम लोग कंसिडरेशन में लें, दो टाइप के सोर्स का हम लोग बात कर सकते हैं। साउंड वेव स्ट्रिंग वेव में ये एक बेसिक डिफरेंस है। स्ट्रिंग वेव तो स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रिंग का तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो स्ट्रिंग पूरा चारों तरफ नहीं फैला हुआ है। जैसे साउंड वेव एयर में प्रोपेगेट करा तो एयर तो पूरे 3D स्पेस में, तो हर तरफ ट्रैवल कर रहा है। स्ट्रिंग एक स्ट्रेट लाइन में है तो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो एनर्जी एक लिमिटेड क्रॉस सेक्शन एरिया में मेंटेन्ड है। साउंड चारों तरफ प्रोपेगेट किया, ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो। जैसे अगर हम लोग एक पॉइंट सोर्स के इंटेंसिटी का बात करें, ये एक पॉइंट सोर्स है, इसका पावर कुछ P होगा। अब इससे जो साउंड निकल रहा है ना, ये चारों तरफ फैल रहा है। किसी समय ये जो एनर्जी है R रेडियस के, ये सर्कल नहीं, ध्यान रखना ये स्फीयर है, पूरा 3D स्पेस में फैलेगा और आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहां से जो एनर्जी निकला, जब ये R डिस्टेंस तक पहुंचा है तो चारों तरफ स्प्रेड हो चुका है। कितने एरिया में? सबसे पहले तो इंटेंसिटी क्या है, पावर अपॉन एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो सोर्स से पावर निकल रहा है P और कितने एरिया में स्प्रेड हो गया, 4πr² में। साउंड थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो ये स्फीयर का रेडियस और बढ़ जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड होता जा रहा है, तो हर जगह पर कम कम एनर्जी अवेलेबल होगा। तो यहां से इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है। जबकि स्ट्रिंग वेव में डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी चेंज नहीं होता है, साउंड वेव में डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी चेंज हो रहा है 1/r² के। अगर पॉइंट सोर्स है तो इसका इंटेंसिटी 1/r² से वेरी कर रहा होगा, तो जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी उतना डिक्रीज करते जाएगा। नाउ इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a²। a² मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड लिख लो या प्रेशर एम्पलीट्यूड, दोनों का स्क्वायर आता है। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में फॉर्मूला लिख लें, चाहे प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में a² या pm² वाला टर्म आता है। तो बात यह है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a²। तो
जब आगे चलते चलते इंटेंसिटी डिक्रीज करते जा रहा है तो आगे चलते चलते एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि ए स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ए प्रोपोर्शनल टू 1/r। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते जाएगा आगे चलते चलते। स्ट्रिंग वेव में ऐसा नहीं हो रहा है, साउंड वेव में हो रहा होगा। तो डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी कम होते जा रहा है और एम्पलीट्यूड भी। इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर से वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड 1/r से। दूसरा तुमसे बात कर सकता है लाइन सोर्स के बारे में। जैसे पॉइंट सोर्स से जो साउंड निकला वो पूरा एक स्फेरिकल सरफेस में स्प्रेड हो गया। लाइन सोर्स अगर है तो लाइन सोर्स से जो वेव निकलेगा, जो साउंड निकलेगा, वैसे ये लाइन सोर्स है तो पूरा ऐसे इधर इधर चारों तरफ स्प्रेड कर रहा होगा, तो एक सिलेंड्रिकल एरिया में स्प्रेड करेगा। इसका लेंथ सपोज L है, ये R रेडियस का सिलेंडर तक पहुंच चुका है, R डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है साउंड। तो इंटेंसिटी हो जाएगा पावर अपॉन एरिया। इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना है तो 2πr इंटू L, मतलब इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लाइन सोर्स का इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ऑल्सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। तो अगर लाइन सोर्स है तो वेरिएशन इस प्रकार का होगा, पॉइंट सोर्स है तो वेरिएशन इस प्रकार का होगा, लेकिन वेरिएशन होगा डिस्टेंस बढ़ने के साथ में इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करते जाएगा। अब हम लोग जो इंटेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं वो लाउडनेस के टर्म्स में है ना। साउंड का हम लोग बात करते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा लाउड है या लाउड कम लाउड है ना। लाउड का मतलब ही बहुत हाई है, तो साउंड जो है लाउड है ना। लाउडनेस के टर्म्स में हम लोग डेसिबल में, याद करो बचपन में सुने होंगे कि साउंड का लेवल यहाँ 60 डेसिबल है, 100 डेसिबल है, 90 डेसिबल है। तो वो क्या है, वो इंटेंसिटी का मेजरमेंट है। तो इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट है उसको लाउडनेस के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, जिसका यूनिट होता है डेसिबल। जैसे इंटेंसिटी का क्या यूनिट होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या पावर अपॉन एरिया है तो पावर का हो गया वॉट, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। लाउडनेस, साउंड वेव का इंटेंसिटी का मेजरमेंट लाउडनेस के टर्म्स में किया जाता है। लाउडनेस, इंटेंसिटी को लाउडनेस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है 10 log I/I0। यहाँ साउंड वेव का इंटेंसिटी डालो तो उसके करस्पॉन्डिंग लाउडनेस आ जाएगा, जिसके टर्म्स में हम लोग हमेशा सुने हैं बचपन से कि साउंड इतने डेसिबल्स है, तो वो डेसिबल लाउडनेस है। इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसका डेसिबल्स। I0 क्या है, I0 का जो वैल्यू है ये है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये है क्या चीज, ये स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, ये मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है फॉर ह्यूमंस। अगर कहीं पर साउंड का इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर या इससे नीचे है तो हम लोग को सुनाई नहीं देगा। यहाँ से जस्ट सुनना स्टार्ट करते हैं हम लोग 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर।
मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी मतलब यहां से जस्ट हम लोग सुनना स्टार्ट करेंगे, इससे कम इंटेंसिटी हुआ तो सुनाई नहीं देगा। जस्ट यहां से सुनना स्टार्ट हुआ है तो ये क्या है, दिस इज मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी फॉर ह्यूमंस। तो अगर हम इस इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग लाउडनेस देखें क्या है, तो अगर मान लो कहीं पर इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर है, अगर आई इक्वल टू आई नॉट हो गया तो इस फॉर्मूले में डाल दो 10 लॉग आई नॉट बाई आई नॉट मतलब 10 लॉग 1 0। तो इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो लाउडनेस 0 मतलब जस्ट वहां पर आई नॉट से हल्का सा ज़्यादा होते ही हम लोग सुनना स्टार्ट कर देंगे। यहां से अपना सुनना स्टार्ट हुआ है। तो इसको इस तरह से क्यों कन्वर्ट किया गया है, अपने रेफरेंस के लिए, है ना। अब हम लोग के लिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया कि अब इससे नीचे का इंटेंसिटी का हम लोग को मतलब है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग उस पर सुन ही नहीं सकते। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज हो गया इंटेंसिटी को समझने के लिए कि भाई 10 टू द पावर -12 है तो इंटेंसिटी भले ही साउंड का वहां पर है बट अपने लिए लाउडनेस क्या है 0, हमको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो अपना रेफरेंस यहां से चालू हुआ, ये अपने लिए 0 हो गया। फाइंड loudness for intensity 10 to the power -6 watt per meter square। 10 to the power -6 watt per meter square के लिए लाउडनेस क्या होगा, मतलब ये मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी का 10 to the power 6 टाइम्स है। कितना, 10 लाख गुना। मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी का 10 लाख गुना इंटेंसिटी है। ठीक है, देखते हैं इसके लिए लाउडनेस क्या आएगा। तो 10 लॉग आई बाई आई नॉट, तो 10 लॉग 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर -12, तो ये हो गया 10 log 10 to the power 6। लाउडनेस आ गया 60 डेसिबल्स। तो ये 60 डेसिबल नॉर्मल साउंड माना जाता है। मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी का 10 लाख गुना इंटेंसिटी हुआ, तो अब अपने लिए ये नॉर्मल 60 डेसिबल नॉर्मल साउंड हो गया। मतलब नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं वो इस रेंज में आता है। इसको समझना अब हम लोग के लिए आसान है कि हाँ अच्छा 60 डेसिबल है। 90 डेसिबल हो गया तो बहुत वो शोर में काउंट होने लग जाता है कि भाई ये तो कानों के लिए अच्छा नहीं है। 90-100 डेसिबल 100 डेसिबल्स, ये स्केल ये जो है ना इंटेंसिटी को लॉगरिदमिक स्केल में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसा एक और जगह होता है, जैसे कभी भूकंप वगैरह आता है कहीं पर तो हम लोग सुने होंगे रिक्टर स्केल पे काउंटिंग चलता है उसका, कि रिक्टर स्केल पर भूकंप का जो इंटेंसिटी था या भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7 थी, है ना। 7 इंटेंसिटी वाला भूकंप आया या 7.5 वाला आया, 8 वाला आ गया, है ना। तो हम लोग को लगता है कि 7 वाला भूकंप नॉर्मल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता। 7 से 8 हुआ, 8 हुआ मतलब अच्छा खासा बढ़िया डैमेज करके जाएगा। अगर भूकंप का इंटेंसिटी 9 हो गया, रिक्टर स्केल पर अगर वो 9 इंटेंसिटी वाला भूकंप है तो तबाही मचा कर जाएगा। मतलब आज तक पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में 9
इंटेंसिटी वाला जो भूकंप है बहुत रेयर होगा, अगर हम लोग काउंट करेंगे तो उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, है ना। 6-7 वाला तो बहुत आया है, काउंटलेस। 9 तो हम लोग को लगता है यार 7 से 9 है तो वह 2 ही पॉइंट तो बढ़ा है। ये लॉगरिदमिक स्केल पे 2 पॉइंट बढ़ना ना मल्टीप्लाई हो जा रहा है, कैसे समझना। वो रिक्टर स्केल अभी तुमको समझ में आएगा कि कैसा होता है, एक जस्ट आइडिया ले रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए लाउडनेस ऐसे डिफाइन है, 10 हटा देते हैं, खाली log I/I0 है। log I/I0 है तो हम यहाँ डाले 10⁻⁻6, नीचे 10⁻⁻12, तो ये log 10⁻6 हो गया, तो 6 हो गया। लाउडनेस का वैल्यू कितना हो गया? 6। कब? जब इंटेंसिटी 10⁻⁻6 है। हम इंटेंसिटी इसका 10 गुना कर दें, इसका 10 टाइम्स ये हो गया, तब लाउडनेस कितना आ जाएगा? यहां रखोगे ना तो log 10⁻⁻5/10⁻12 तुमको दिखेगा लाउडनेस 7। और अगर हम इंटेंसिटी इसका 10 गुना कर दें 10⁻⁻4 तो लाउडनेस तुमको दिखेगा 8। अब ये जो इंटेंसिटी था इसको लॉगरिथमिक स्केल पे कन्वर्ट किया हुआ है। अब कोई बोलेगा अरे लाउडनेस तो 6 से 7 हुआ है, लाउडनेस 6 से 7 हुआ है लेकिन इंटेंसिटी 10 गुना हो चुका है। और जब लाउडनेस 6 से 8 हुआ है तो 10 गुना फिर 10 गुना कितना हो चुका है? 100 गुना हो चुका है। 6 पर जो इंटेंसिटी आ रहा था उसका 100 टाइम्स 8 पर है। देखने में 2 पॉइंट बढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही रिक्टर स्केल चल रहा है। रिक्टर स्केल पे जब 7 का बात होता है ना, 7 में हल्का फुल्का डैमेज होता है। 7 जितना एनर्जी लेकर आ रहा है 9 इंटेंसिटी वाला भूकंप उसका 10 गुना एनर्जी 100 गुना एनर्जी लेके आ रहा है, 100 टाइम्स। तो अब हम लोग सोच सकते हैं कि कितना तबाही मचाएगा। तो 0.1 भी अगर बढ़ता है ना उसके बाद, है ना, 8 से 8.1 होता है, 8.2 होता है, तो लॉगरिथमिक स्केल में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तो हम लोग को एक एक पॉइंट बढ़ते दिखता है। यही रिक्टर स्केल, ऐसा रिक्टर स्केल भी इसी टाइप का है कि इंटेंसिटी को लॉग में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हमको थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखता है बट इंटेंसिटी के टर्म्स में मल्टीप्लाई हो चुका है। बात क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं। ये पेड़ पर एक कोयल बैठी हुई है। यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं जो इसका गाना सुन रहे हैं। ये कुछ गाना गा रही है। यहाँ से इसका डिस्टेंस है 4 मीटर और इसका डिस्टेंस है 5 मीटर। फाइंड, ये अपना A है और ये B है, फाइंड डिफरेंस इन लाउडनेस। दोनों को जो लाउडनेस मिल रहा है, जो इंटेंसिटी रिसीव हो रहा है, तो लाउडनेस का हम लोग को डिफरेंस बताना है। ठीक है। अब क्या है कि दोनों के पास सेम इंटेंसिटी नहीं पहुंचेगा। ये कोयल को हम लोग एक पॉइंट सोर्स मानेंगे तो इस पॉइंट सोर्स से इंटेंसिटी 1/r² से वेरी करता है। तो इसको अलग इंटेंसिटी पहुंच रहा है, इसको अलग, इसको ज़्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा। ए को जो लाउडनेस सुनाई देगा दैट इज 10 log IA/I0।
B को जो लाउडनेस सुनाई देगा 10 log IB अपॉन I नॉट। तो डिफरेंस ऑफ लाउडनेस LA माइनस LB 10 log IA अपॉन I नॉट माइनस log IB अपॉन I नॉट। डेल्टा L 10 log IA अपॉन IB। ये लाउडनेस के डिफरेंस का फॉर्मूला, मतलब ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अब इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। कोयल को एक पॉइंट सोर्स मानते हुए बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब IA अपॉन IB इज RB अपॉन RA का स्क्वायर। RB अपॉन RA का स्क्वायर मतलब 5/4 का स्क्वायर। इसको रख देते हैं यहां पे। सो डेल्टा L इज 10 log 5/4 का स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा। डेल्टा L इज 20 log 5/4 डेसिबल्स। इतना लाउडनेस का डिफरेंस आएगा A और B के लिए। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे साउंड में स्टैंडिंग वेव का। सारा चीज़ वही है, स्टैंडिंग वेव किसी भी वेव में बनता है, स्ट्रिंग वेव के लिए भी है, साउंड वेव के लिए भी है। तो अब जैसे स्ट्रिंग वेव में हम लोग दो केसेस डिस्कस किए थे, एक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स और फिक्स्ड एट वन एंड। तो एक रस्सी में जो कि दोनों एंड पर बंधा हुआ है या एक एंड पर बंधा हुआ है, उसमें हम लोग स्टैंडिंग वेव का बात कर रहे थे। यहाँ पर साउंड में बात किया जाता है ऑर्गन पाइप पर। ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव एक पाइप है। जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पाइप बेस्ड है ना, जैसे कि बांसुरी है और भी कुछ कुछ होगा, है ना, जिसमें कि पाइप रहता है, तो वो सब ये स्टैंडिंग वेव के फंडे पर काम कर रहा होता है। और जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि स्ट्रिंग है, गिटार, सितार, उन सब में स्ट्रिंग का जो स्टैंडिंग वेव है उस फंडे पर काम कर रहा होता है। तो ऑर्गन पाइप मतलब जैसे ये सब फ्लूट वगैरह में होता है, उसका बात